तो अब समझते हैं कि सोडियम का जो डिसरेगुलेशन वो उसके क्या कारण है, क्या पैथोफिजियोलॉजी है, उसके सिम्टम्स क्यों आते हैं और उसमें ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन जो ब्लड में रहता है वो नॉर्मल लेवल है 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर या फिर मिलीमोल पर लीटर। तो जब भी कॉन्सेंट्रेशन 145 से ज़्यादा होगा तो हम उसको हाइपरनाइट्रेमिया बोलेंगे। अब ये लेवल 145 टू 150 में अलग सिम्टम करेगा अब ये अगर 150 से ज़्यादा है, 160 तक के है तो अलग सिम्टम करेगा, मोर देन 170 है तो बहुत अलग सिम्टम्स ये करेगा। तो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा होता है तो ये क्यों इतना अफेक्ट करता है, उसके लिए हम समझते हैं कि समझो ये ब्लड वेसल्स है और ये आपका सेल है। अब ये ब्लड वेसल्स में मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा इसमें सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन है ना, ब्लू डॉट्स दिखा रहा है कि सोडियम बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स में है। तो ऑब्वियसली जैसा हमने ऑस्मोलैरिटी के टॉपिक में समझा था कि सोडियम जहाँ पे ज़्यादा रहता है उसकी ऑस्मोलैरिटी बहुत ज़्यादा रहती है एज कंपेयर टू दिस सेल। तो ये सेल में उतने सोडियम के कॉन्सेंट्रेशन नहीं है जितना आपके एक्स्ट्रा सेल्यूलर आपके इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में है। तो जब भी सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है उसकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होती है और ये यहाँ से इस तरफ पानी खींचेगा, है ना। तो सेल के अंदर का पानी बॉडी इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में खींचेगी, जिसके कारण से ये सेल धीरे 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 श्रिंक होने लगे। अगर ये सेल श्रिंक हुआ तो उसका फंक्शन अफेक्ट होगा। इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट दिखता है ब्रेन में। तो ब्रेन के जो सेल्स है वो श्रिंक होने शुरू होते हैं और जिसके कारण से सारे सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। तो इसको रेगुलेट करने के लिए बॉडी कोशिश करती है। अगर समझो क्रोनिक हाइपरनाइट्रेमिया है, 48 घंटे से ज़्यादा सोडियम का लेवल बहुत ज़्यादा है, तो बॉडी क्या करेगी, इसके अंदर एक आइट्रोजेनिक ऑस्मोल्स तैयार कर देगी। आइट्रोजेनिक मतलब जो बॉडी ने खुद तैयार किए हैं। तो ये सोडियम नहीं रहेगा पर ये कुछ तो और ऑस्मोल्स रहेगा जो इसकी ऑस्मोलैरिटी इंट्रासेल्युलर फ्लूइड की बढ़ा देगी। अब ये इंट्रासेल्युलर ऑस्मोल्स बॉडी ने जनरेट कर दिए, जिसके कारण से जो पानी अंदर से बाहर शिफ्ट हो रहा था सेल के अंदर से वो बंद हो जाएगा। तो अभी दोनों तरफ की ऑस्मोलैरिटी सेम है और पानी शिफ्ट नहीं हो रहा है, सेल ने अपना वॉल्यूम मेंटेन करना शुरू कर दिया है। अब आपने रिपोर्ट देखे सोडियम 160 170 और आपने तुरंत बोला कि नहीं सोडियम तो 140 होना चाहिए और आपने इसमें डाल दिया फ्लूइड, समझो 5% डेक्सट्रोज। अब ये 5% डेक्सट्रोज फ्लूइड है हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक क्या होता है हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया, ऑस्मोलैरिटी के इसमें भी डिस्कस किया। तो ये हाइपोटोनिक फ्लूइड आपने दे दिया, मे बी 5% डेक्सट्रोज बोलो या आइसोलेट पी बोलो, आपने बोलस लगा दिया कि नहीं 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 170 का सोडियम हमको नहीं चाहिए, हमको 140 का चाहिए, और आपने रैपिडली उसको कम कर दिया 170 से 140 पे। तो क्या होगा, जो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ का कम हो गया। तो यहाँ पे जो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा था वो अभी कम हो गया। अब ये कम होने के कारण यहाँ का तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ा के रखा है सेल ने, क्योंकि क्रोनिक हाइपरनाइट्रेमिया था। तो ये ब्लड वेसल का पूरा जो वाटर है वो सेल के अंदर चला जाएगा, शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा और सेल का साइज बढ़ जाएगा, सेल में एडिमा आ जाएगा। और इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा ब्रेन पे, क्योंकि ब्रेन स्कल के अंदर है तो उसको फैलने के लिए जगह नहीं है। तो जब भी फ्लूइड इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट में शिफ्ट होगा और सेल स्वेल होना शुरू होगा तो हमको साइंस मिलेंगे सेरिब्रल एडिमा के। इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी हाइपरनाइट्रेमिया को आप रैपिडली करेक्ट करते हो तो सेरिब्रल एडिमा हो जाता है। उसका कारण ये है क्योंकि सेल ने हाइड्रोजेनिक ऑस्मोल्स बना के रखे हुए हैं, है ना, ताकि फ्लूइड शिफ्ट ना हो। आपने अगर उसको रैपिडली करेक्ट कर दिया तो सेल का एडिमा बढ़ा देगा। तो कितना हम चेंज कर सकते हैं, तो जो भी आपका सोडियम आप कम कर रहे हैं क्रोनिक हाइपरनाइट्रेमिया में, क्रोनिक मतलब मोर देन 48 आवर्स से ज़्यादा का हाइपरनाइट्रेमिया है, तो उसको करेक्ट करने के लिए 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पर डे, इससे ज़्यादा वो नहीं कम होना चाहिए। तो अगर आपका सोडियम 170 है तो आपको 160 तक के या फिर 158 तक के ही कम करना है, उससे ज़्यादा 24 घंटे में कम नहीं होना चाहिए। इसीलिए हर 4-4 घंटे में ब्लड टेस्ट किया जाता है। हर 4-4 घंटे में वो सोडियम देखते हैं कि ज़्यादा तो कम नहीं होगा,
या फिर कम हुआ भी है या नहीं, तो उस हिसाब से आपका मैनेजमेंट चेंज होता है। तो ये हाइपरनाइट्रेमिया की पैथोफिजियोलॉजी हमको समझना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए जो एक्यूट हाइपरनाइट्रेमिया है उसको हम एग्रेसिवली ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन जो क्रोनिक हाइपरनाइट्रेमिया है उसको आपको ग्रेजुअली ठीक करना होता है ताकि ये सेरिब्रल एडिमा ना हो। तो ये मैकेनिज्म हाइपरनाइट्रेमिया में समझना ज़रूरी है। दूसरा कंसेप्ट जो हमको समझना है, जब हाइपरनाइट्रेमिया है ना, मैंने इसमें जो ब्लू डॉट्स दिखा है समझो वो सोडियम है। तो हाइपरनाइट्रेमिया में सोडियम ज़्यादा है ब्लड वेसल्स के अंदर और ये पानी इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट से खींच रहा है, जिसके कारण से इसका वॉल्यूम मेंटेन रहेगा, क्योंकि जहाँ पे सोडियम ज़्यादा होता है वहाँ पे पानी भी ज़्यादा होता है, तो वो पानी खींचेगा। तो जो डिहाइड्रेशन है वो इंट्रासेल्युलर है, यहाँ का वॉल्यूम मेंटेन रहेगा। क्योंकि यहाँ पे सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो पानी ज़्यादा खींच रहा है, यहाँ का वॉल्यूम मेंटेन रहेगा। अब ये वॉल्यूम मेंटेन होने के कारण आपको उसके पल्स भी लगेंगे। पेशेंट डिहाइड्रेटेड भी है फिर भी आपको उसका पल्स लगेगा, है ना। उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा, जल्दी शॉक में नहीं जाएगा। लेकिन पेशेंट फिर भी डिहाइड्रेटेड है, तो इसलिए ब्लड प्रेशर पे आपको रिलाई नहीं करना है, क्योंकि जो यहाँ पे जो डिहाइड्रेशन है वो इंट्रा सेलुलर है। तो सेल के अंदर का वाटर खींचा है उसने, और उसके कारण से पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर मेंटेन भी है तो भी बच्चा डिहाइड्रेशन में रह सकता है। तो एक चीज़ हमको समझनी है कि हाइपरनाइट्रेमिक डिहाइड्रेशन में ब्लड प्रेशर नॉर्मल रह सकता है, और साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन जो है, जो हम देखते हैं पल्स बराबर है क्या नहीं, टैकीकार्डिया बहुत ज़्यादा तो नहीं है, वो थोड़े से कम रह सकते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल डिहाइड्रेशन में। ठीक। दूसरा, अगर ये सोडियम हम एक ऑस्मोल्स कहते हैं तो उसके साथ में अगर कभी कभी दूसरा ऑस्मोल्स भी रहता है। फॉर एग्जांपल, इसके साथ साथ इसका बच्चे का अगर ग्लूकोज भी बढ़ा हुआ है ना, तो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन भी इसके अंदर ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, अगर समझो हाइपरनाइट्रेमिक डिहाइड्रेशन के साथ साथ बहुत बार ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ा हुआ रहता है। अब उसका मैकेनिज्म अननोन है, लेकिन उसमें बहुत बार देखा गया है कि हाइपरनाइट्रेमिया के साथ साथ हाइपरग्लाइसीमिया भी रहता है। अब ये दो ऑस्मोल्स पानी खींच रहे हैं और इसकी ऑस्मोलैरिटी इससे ज़्यादा है, तो जैसा हमने समझा था कि बॉडी कुछ इंट्रासेल्युलर ऑस्मोल्स, हाइड्रोजेनिक ऑस्मोल्स तैयार कर लेगी अंदर की ऑस्मोलैरिटी पे बढ़ाने के लिए, ताकि सेल के अंदर का फ्लूइड शिफ्ट ना हो, है ना। तो जिसके कारण से ये अभी शिफ्टिंग बंद हो गया है। तो एक तो हमने समझा कि सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन एकदम से कम नहीं करना है, अदरवाइज पूरा फ्लूइड इधर में शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा, ये जो दूसरा ऑस्मोल्स है इसका भी आपको मैनेजमेंट ग्रेजुअली करना है। तो अगर हाइपरनाइट्रेमिया भी है और हाइपरग्लाइसीमिया भी है, तो ना सोडियम को रैपिडली कम करना है, ना बहुत ज़्यादा इंसुलिन देके आपको ग्लूकोज को नॉर्मल करना है। क्यों? क्योंकि दोनों भी सिचुएशन में फ्लूइड सेल के अंदर शिफ्ट हो जाएगा और सेरिब्रल एडिमा हो जाएगा, सेल स्वेल हो जाएगा। तो इसके लिए जो ग्लूकोज भी आपको कम करना है उसको भी ग्रेजुअली कम करना है, ताकि सेल को चांस मिले वो अंदर में अडैप्ट हो जाए और ये फ्लूइड का शिफ्टिंग ना हो और सेरिब्रल एडिमा ना हो। अगर आपने सोडियम या ग्लूकोज कोई भी अगर रैपिडली कम किया, सोडियम के लिए अगर आपने समझो 5% डेक्सट्रोज दे दिया और समझो ग्लूकोज के लिए आपने इंसुलिन दे दिया, तो सेरिब्रल एडिमा प्रेसिपिटेट होगा, पेशेंट वर्सन होगा, है ना। तो नॉर्मल वैल्यू नहीं देखना है हमको देखना है कि फिजियोलॉजी मेंटेन रहे और बॉडी को नुकसान ना हो। आप समझते हैं कि सोडियम का जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है उसके क्या कारण रह सकते हैं, किस कारण से सोडियम बॉडी में बढ़ सकता है। तो जैसा हमने समझा था कि सोडियम और वाटर साथ साथ चलते हैं, तो पहला तो प्रॉब्लम हो सकता है कि बॉडी में वाटर का लेवल कम हो गया है ना। अगर इस तरीके से याद रखेंगे तो याद रहेगा, इसलिए इस तरीके से समझाता हूं कि सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के कारण हो सकते हैं या तो शरीर में पानी कम हो गया या फिर शरीर में सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है। बॉडी में कम होने के दो चांसेस है, एक तो डिक्रीज इंटेक है। अब इंटेक कम क्यों होगा? किसी को पानी नहीं मिल रहा है, डेजर्ट में या फिर समुद्र में फंस गया है, तो उसका इंटेक है ना, इंटेक कम हो गया उसका। या फिर न्यूबॉर्न बेबी है और मदर को सिक्रीशन नहीं है, ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कम सिक्रीशंस है, तो उसका इंटेक कम होगा, जिसके कारण से उसका शरीर का पानी कम हो जाएगा। तीसरा, अनकॉन्शियस पेशेंट है, उसको समझ नहीं पा रहा कि कितना पानी पीना चाहिए। मेंटली रिटार्डेड है, जिनको पानी पीने के लिए दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ता है। या फिर बहुत ज्यादा ओल्ड एज है, बहुत ज्यादा सिक पेशेंट है, या फिर कभी कभी थर्स्ट मैकेनिज्म अफेक्टेड है। तो इन सब चीजों में आपका वाटर इंटेक कम हो जाएगा और जिसके कारण से सोडियम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा।
दूसरा हो सकता है कि जरूरत से ज्यादा आउटपुट है वाटर का, जितना पानी नहीं जाना चाहिए शरीर से बाहर उतना जा रहा है। अब पानी जाने के दो रास्ते हैं, एक तो है हम बोलेंगे उसको रीनल और दूसरा बोलेंगे एक्स्ट्रा रीनल, किडनी के अलावा। तो किडनी में कब कब जाएगा, तो बहुत बार ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स को एबनॉर्मली बॉडी रिस्पॉन्ड करती है और बहुत ज्यादा यूरिन में पानी जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम बोलेंगे डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस दो टाइप के होते हैं, सेंट्रल और एक रीनल। तो दोनों डिफेक्ट के कारण डायबिटीज इंसिपिडस में बहुत ज्यादा यूरिन बॉडी में से निकल जाता है, जिससे कारण से शरीर में पानी कम होगा और इसके कारण से सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में बढ़ जाएगा। दूसरा होता है पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव। अगर किसी कारण से ऑब्स्ट्रक्शन है, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल है या फिर कोई स्टोन है जो फंस गया है और आपने उसको ट्रीट कर दिया, कैथेटराइज कर दिया या फिर स्टोन को निकाल दिया, तो उसके बाद में डायूरेसिस में जाता है पेशेंट, है ना। सेम फॉलो होता है ये एटीएन में, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस के रिकवरी फेज में हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा पेशेंट यूरिन करता है और बहुत ज्यादा यूरिन करने के कारण शरीर का पानी कम होता है और सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। अब बहुत बार डायूरेटिक्स भी जो है वो पानी को बहुत ज्यादा, सोडियम से ज्यादा पानी को एक्सक्रीट करते हैं और उसके कारण से सोडियम का लेवल बढ़ सकता है। इसके अलावा जो ऑस्मोटिक डायूरेसिस है, जैसे कोई पेशेंट मैनिटॉल पे है ना, मैनिटॉल दिया है और मैनिटॉल देने के कारण बहुत ज्यादा यूरिन जाती है और यूरिन जाने के कारण भी ऑस्मोटिक डायूरेसिस के कारण शरीर में पानी कम होता है और पानी कम होने के कारण सोडियम बढ़ता है। अब एक्स्ट्रा रीनल में क्या हो सकता है, एक्स्ट्रा रीनल में समझो बहुत ज्यादा वाटरी डायरिया हो गया या वोमिटिंग हो गया, है ना, डायरिया वोमिटिंग, तो इन सब में भी वाटर लॉस होता है। बहुत बार अगर स्वेटिंग है तो स्वेटिंग में वैसे सोडियम और वाटर दोनों लॉस होते हैं, लेकिन अगर समझो स्वेटिंग के साथ में पानी ज्यादा गया है एज कम्पेयर टू सॉल्ट, तो भी शरीर में पानी कम होके सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तीसरा है बर्न है, बहुत ज्यादा बर्न हो गया तो बॉडी में से जो फ्लूइड है वो इवेपोरेट हो जाएगा, वाटर का कंटेंट कम हो जाएगा और सोडियम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम याद रखते हैं तो हमको सोडियम का हाइपरनाइट्रेमिया के कारण पता चलेगा। अब दूसरा कारण है कि सोडियम बढ़ गया है। अगेन सोडियम बढ़ने के कारण क्या रह सकता है, एक तो इंक्रीज इंटेक है कि सोडियम का जितना जरूरत नहीं है उससे ज्यादा इंटेक बॉडी में हो गया। दूसरा है उसका आउटपुट जितना होना चाहिए उससे कम है। अब इंटेक क्यों बढ़ेगा, कोई ज्यादा सॉल्ट खाता नहीं है उसके कारण से कभी होता नहीं है, लेकिन कोई अगर समझो सॉल्टी वाटर में ड्राउन हो गया, है ना, समुद्र में डूब गया, या फिर समझो कोई समुद्र में फंस गया है और पीने के लिए पानी नहीं है इसलिए उसने समुद्र का पानी पी लिया है, तो उसमें उसका सोडियम का इंटेक बढ़ जाएगा, है ना। तो सॉल्टी वाटर में एक ये हो सकता है। दूसरा मेटाबॉलिक एसिडोसिस का पेशेंट है और हमने उसको सोडा व कार्ब ज्यादा दे दिया, तो अपने आईवी इंजेक्शंस दे दिए, तो ये भी सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देगा। या फिर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन मार्जिनली रेस था और आपने उसको हाइपरनाइट्रेमिक फ्लूइड दे दिया, जैसे आपने 3% दे दिया, या फिर इसी प्रकार से जो फ्लूइड के कैलकुलेशन है या फिर कुछ प्रिपरेशन आते हैं जिसमें सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, तो इसमें आईवी फ्लूइड्स एंड आईवी मेडिकेशंस हम बोल सकते हैं। हीमोडायलिसिस या फिर पेरिटोनियल डायलिसिस में अगर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहा वो फ्लूइड में, तो उसके कारण भी आपको हाइपरनाइट्रेमिया हो सकता है। इसके अलावा जो डिक्रीज आउटपुट है, डिक्रीज आउटपुट कब होगा, जब हमने समझा है कि रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरोन, ये जो हार्मोन्स हैं ये सोडियम को बॉडी में रिटेन करते हैं यूरिन में से उसका एक्सक्रीशन कम करके। तो इसमें हम समझेंगे कि एल्डोस्टेरोन सिक्रेटिंग ट्यूमर है, समझो इंक्रीज एल्डोस्टेरोन, या फिर रेनिन सिक्रेटिंग ट्यूमर है ना। तो इनमें हम देखेंगे कि जो सोडियम का एक्सक्रीशन है वो कम हो जाता है और जिसके कारण से सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। तो अगर हम इस तरीके से याद रखें तो हमको कॉजेस ऑफ हाइपरनाइट्रेमिया आसानी से याद रह सकते हैं। और जैसे ही हम समझ जाते हैं कि किस कारण से सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है, हम उसका ट्रीटमेंट भी प्लान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पानी की कमी के कारण हाइपरनाइट्रेमिया हुआ है तो हम इसमें वाटर सप्लाई करेंगे, है ना,
बच्चा या फिर ओल्ड एज या फिर अनकॉन्शियस पेशेंट है, वो ओरली नहीं ले पा रहा है, तो या तो हम एनजी ट्यूब से देंगे या फिर उसको आईवी फ्लूइड लगा देंगे, जिसके कारण से इसका वाटर कंटेंट नॉर्मल हो जाए और सोडियम भी नॉर्मल आ जाए। अगर रीनल एक्सक्रीशन ज्यादा है वाटर का, तो डायबिटीज इंसिपिडस में हम हार्मोन के इसमें से ट्रीटमेंट करते हैं। बाद में पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव होगा तो उसमें फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन आपको ज्यादा देना पड़ेगा। अगर एटीएन है, डायूरेटिक है, ऑस्मोटिक डायूरेसिस है, इस सब में आपको फ्लूइड इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, या फिर जो डायूरेटिक है या फिर ऑस्मोटिक डायूरेसिस जिसके कारण हो रहा है, वो ड्रग का डोज आपको कम करना पड़ेगा। अगर इन सब कारण हो रहा है, डायरिया, वोमिटिंग के कारण, स्वेटिंग के कारण, बर्न के कारण, तो आपको डेफिनेटली फ्लूइड देना पड़ेगा बच्चे को। अगर गलती से ज्यादा सोडियम वाला फ्लूइड जा रहा है तो उसको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। और रेनिन, एल्डियोस्टेरिन, अल्डोस्टेरॉन के सिस्टम में अगर इफेक्ट है तो उसका ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा। तो आपको अगर कॉज समझ में आ जाए तो उस हिसाब से आप उसका ट्रीटमेंट भी प्लान कर सकते हैं। तो हाइपरनाइट्रेमिया का सिम्टम सबसे ज्यादा जो हमको दिखता है वो सीएनएस में दिखता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। पेशेंट एजिटेटेड रहेगा, इरिटेबल रहेगा, अपैथी रहेगी, या फिर मस्कुलर वीकनेस रह सकते हैं, ट्रिमर्स रह सकते हैं, और कन्वर्जेंस भी आ सकते हैं। कन्वर्जेंस मोस्टली हाइपरनाइट्रेमिया से ज़्यादा जब आप हाइपरनाइट्रेमिया का करेक्शन करते हो और रैपिडली अगर आपने सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया, तो जैसा हमने समझा था कि फ्लूइड ब्रेन के अंदर शिफ्ट होके सेरिब्रलर एडिमा होके उसके कारण से कन्वर्जेंस आ सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि सीएनएस में जब हाइपरनाइट्रेमिया रहता है, और हमने देखा कि हाइपरनाइट्रेमिया के कारण बॉडी फ्लूइड खींचती है इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट में, इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट से, तो सेल का साइज श्रिंक होता है। ये सेम अफेक्ट होता है ब्रेन को भी, और ब्रेन का श्रिंकेज होता है। अब जब ब्रेन का श्रिंकेज हो रहा है, उसके ऊपर ड्यूरल साइनसिस है, उसके ऊपर पुल आता है, और ड्यूरल साइनसिस ब्रेक होके इंट्राक्रेनियल ब्लीड हो सकता है ना। अब ये इंट्राक्रेनियल ब्लीड होने के कारण फिर जब आप देखोगे, खास करके प्रीमैच्योर बेबीज में, तो बच्चा फिर डिटोरिएट हो जाता है, उसका बीपी कम होने लगता है, उसका रेस्पिरेशन डिस्टर्ब हो जाता है, और उसका जो कन्वर्जेंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और बीपी कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। इसके अलावा हमने देखा है कि जो सोडियम कॉन्सेंट्रेशन ब्लड वेसल्स के अंदर ज़्यादा है, इसके कारण उसका कोएगुलेशन का भी चांसेस बढ़ जाता है, और इंट्रावास्कुलर थ्रोम्बोसिस होके पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है, या फिर वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है। तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशंस हाइपरनाइट्रेमिया का हो सकता है। इसके अलावा जीआई सिम्टम में हम देखते हैं कि उसको नोजिया, वोमिटिंग, इवन डायरिया किसी किसी पेशेंट को होता है। स्किन जो देखेंगे हम, तो स्किन जो है वो फील करने में एक अलग फील आता है, जैसे सॉफ्ट स्किन होनी चाहिए वैसे होती नहीं है, एक लकड़ी के जैसा फील स्किन को आता है, जिसको डोई फीलिंग कहते हैं। बहुत बार डोई फीलिंग के बाद भी लोग सोचते हैं कि नहीं, ये इसको हाइपरनाइट्रेमिक डिहाइड्रेशन हो सकता है, और उसका इवेल्युएशन होता है। और जैसा हमने समझा है कि हाइपरनाइट्रेमिया के साथ में बहुत बार, जिसका कारण हमको पता नहीं है, लेकिन उसके साथ में हाइपरग्लाइसीमिया भी एसोसिएटेड रहता है, और कैल्शियम का लेवल कभी कभी कम हो जाता है। तो वो भी चीज़ हमको देखना है। जब भी हाइपरनाइट्रेमिया का पेशेंट आए, आपको उसका ग्लूकोज भी चेक करना है और उसका कैल्शियम लेवल भी चेक करना है। तो इसका ट्रीटमेंट समझते हैं हाइपरनाइट्रेमिया का। अगर बच्चे को सिम्टम्स है, जो डिसीज प्रोसेस है वो लेस देन 48 आवर्स है, इसका मतलब है कि ये एक्यूट प्रोसेस है। इसमें आप रैपिडली उसका सोडियम का करेक्शन कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेशेंट डिहाइड्रेशन में आया है तो आप उसको फ्लूइड देके करेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर पेशेंट शॉक में है तो आपको नॉर्मल सलाइन का बोलस देके सारी चीज़ें करके उसको, बच्चे को उसका नॉर्मलाइज करना है और सोडियम देखना है। तो उसमें हम बहुत ऐसे स्ट्रिंजेंट नहीं रहते कि हमारा सोडियम इतने से ही कम होना चाहिए। अगर मोर देन 48 आवर्स है तो जैसा हमने समझा था कि इसको आपको ग्रेजुअली कम करना है, और सोडियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पर डे से आपको कम नहीं करना है। तो एक दिन में 12 से कम सोडियम का लेवल नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज पेशेंट को सेरिब्रल एडिमा हो जाएगा और पेशेंट डिटोरिएट होगा। तो इसके साथ साथ हमको ये भी देखना है कि जब भी सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो आपको उसको फ्री वाटर ज़्यादा देना पड़ेगा। वाटर ज़्यादा देके ही हम सोडियम को कम कर सकेंगे, है ना। जैसा हमने समझा था कि अगर नमक ज़्यादा है तो पानी मिलाओ, उसी प्रकार से शरीर में अगर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो हमको पेशेंट को पानी ज़्यादा देना पड़ेगा, वाटर ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा, अगर हमने समझो डिस्टिल वाटर दे दिया, 5% डेक्सट्रोज दे दिया, तो सोडियम का लेवल एकदम से कम हो जाएगा। तो आप इसमें हाइपोटोनिक फ्लूइड नहीं दे सकते हैं, आपको इसमें 5% डेक्सट्रोज, आइसोलेट पी, ये चीज़ें नहीं देनी है। तो आपका चॉइस क्या रहेगा, हाफ NS या हाफ NS या फुल NS,
और अगर छोटा बच्चा है तो आप थोड़ा ग्लूकोज भी देना चाहते हैं तो हाफ DNS या फुल DNS, इस हिसाब से ही आपको फ्लूइड सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अलग अलग इसमें अलग अलग कैलकुलेशंस दिए हैं, वो अगर हम देखें तो प्रैक्टिकली ये चीज़ें मैनेज करना मुश्किल है, क्योंकि एक तो आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, वो सोडियम का लेवल आप दे रहे हैं, इसके अलावा अंडरलाइंग डिसीज प्रोसेस चल रहा है जिसके कारण से सोडियम का एक्सक्रीशन अफेक्टेड है। तो ये इस हिसाब से कोई भी इसका फिक्स फॉर्मूला हम नहीं दे सकते कि बस आप ये कर लो और सोडियम नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि हर डिसीज़ का प्रोसेस अलग है ना। बर्न में बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है, और अगर किसी और कारण से डिहाइड्रेशन हुआ है या फिर बॉडी में बहुत ज़्यादा सोडियम आया या हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसमें बॉडी अलग रिएक्ट करेगी। तो इसको आप एक ऐसा फिक्स फॉर्मूला नहीं दे सकते, आपको उसका सोडियम का मॉनिटरिंग करके ही आपको आपका ट्रीटमेंट मॉडिफाई करना होता है। तो जब भी हाइपरनाइट्रेमिया का पेशेंट आता है और अगर वो शॉक में है तो सोडियम का लेवल कंसीडर किए बगैर आपको यहाँ पे नॉर्मल सलाइन देना ही है। तो आपको नॉर्मल सलाइन देना है और आपको जल्द से जल्द उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल की तरफ लेके आना है, तभी आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। क्योंकि अगर बीपी लो रहा तो बाकी कॉम्प्लिकेशंस हो गए, पेशेंट कॉम्प्लिकेट होके ना मॉर्टेलिटी भी उसमें बढ़ सकती है। तो सबसे पहले जब भी पेशेंट शॉक में आता है तो आपको नॉर्मल सलाइन का बोलस देना है 20 ml पर kg से। अगर उससे नहीं होता तो आपको नेक्स्ट डोज रिपीट करना है 20 ml पर kg से, जब तक कि उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं आ जाता। बहुत बार पेशेंट जब हाइपरनाइट्रेमिया के साथ साथ हाइपर वॉल्यूमिया भी रहता है, जैसे सोडियम भी बढ़ा हुआ है और उसका वाटर कंटेंट भी बॉडी में ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट ऑलरेडी किसी डिसीज से था, हाइपर वॉल्यूमिक था, और आपने उसको सोडियम भी दे दिया है ना, सोडा बाइकार्ब देने के कारण या किसी कारण से उसका सोडियम भी बढ़ गया है, तो ऐसे कंडीशन में उसको हम फ्री वाटर नहीं दे सकते है ना, हमको उसको फ्लूइड थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। अगर आप 100 दे रहे हैं तो आपको 150 देना पड़ता है। तो अगर आप उतना फ्लूइड नहीं दे पा रहे इसको, तो ऐसे कंडीशन में आपको डायलिसिस पे जाना पड़ता है। तो ये डायलिसिस करते वक्त आपको जो डायलिसिस का फ्लूइड है उसका ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए और सोडियम कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए उसमें, है ना। सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन या तो बहुत कम होना चाहिए या सोडियम उसमें नहीं होना चाहिए। तभी आप ये कंडीशन को कि एक्यूटली पेशेंट आया है, उसका सोडियम भी ज़्यादा है और वाटर भी ज़्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में आप उसको फ्लूइड से मैनेज नहीं कर सकते, आपको उसको डायलिसिस पे लेना पड़ेगा। ठीक, अगर समझो अदरवाइज हाइपरनाइट्रेमिया का पेशेंट आता है और वो शॉक में नहीं है, तो कौन सा फ्लूइड हम उसको दे सकते हैं। तो एक चीज़ हमको समझनी है कि अगर पेशेंट का सोडियम है 170 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर और आप उसको DNS भी दे रहे हैं, तो DNS का क्या है कॉन्सेंट्रेशन, इसमें है 150 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक, तो अगर आप 170 पेशेंट 170 अगर सोडियम है पेशेंट का और आप उसको DNS भी दे रहे तो भी आप उसके प्लाज्मा के हिसाब से ये हाइपोटोनिक ही है, तो ये भी बच्चे का सोडियम कम करेगा, पेशेंट का सोडियम कम करेगा। तो कैसे करें, कौन सा फ्लूइड सिलेक्ट करें, कैसे करें, ये जो है वो क्रिटिकल केयर में जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स है उन्होंने ही इसको मैनेज करना चाहिए। कोई भी चीज़ देख के पढ़ के आप पेशेंट को मैनेज नहीं कर सकते, है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, तो ये ICU में ही मैनेज होना चाहिए एक्सपर्ट द्वारा। लेकिन अगर हम देखें कि ये क्या अप्रोच होना चाहिए, तो जो सबसे अच्छा अप्रोच है जो हम प्रैक्टिकली फॉलो कर सकते हैं ICU में, वो है कि आप उसको हाफ DNS दीजिए, है ना, हाफ DNS या फिर हाफ NS। और इसका जो मेंटेनेंस है, समझो मेंटेनेंस जो भी फ्लूइड आता है पेशेंट का, उसका 1.2 टाइम्स या 1.5 टाइम्स देना है। अगर किसी पेशेंट का आपका मेंटेनेंस फ्लूइड आ रहा है 100 ml पर आवर, तो आपको उसको 120 या 150 देना है पर आवर। तो इसमें जब आप हाफ DNS देते हैं 1.2 टाइम्स या 1.5 टाइम्स, तो उसका सोडियम ड्रॉप होना शुरू होता है, क्योंकि इसमें फ्री वाटर जा रहा है। और आपको हर 4 घंटे में आपको सोडियम चेक करना है। तो 4 आवर्स के बाद में आपने देखा कि सोडियम ज़रूरत से ज़्यादा फॉल हो रहा है ना। तो सोडियम आपका ये, जैसा हमने देखा कि 4 घंटे में 2 से ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए, है ना। 2 घंटे से 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा सोडियम आपका कम नहीं होना चाहिए।
है ना। अगर इससे ज़्यादा सोडियम कम हो रहा है ना, ज़रूरत से ज़्यादा सोडियम कम हो रहा है, सोडियम डिक्रीजिंग रैपिडली, तो आपका ये फ्लूइड का रेट कम करना है, तो आपको फ्लूइड रेट कम कर दीजिए। तो जैसे 1.5 टाइम्स जा रहा है तो आप उसको कम करके 1.2 टाइम्स पे आ जाइए। या फिर आपको फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन में सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है ना, तो सोडियम कॉन्सेंट्रेशन आपको बढ़ाना है। अब ये कितना रैपिडली कम हुआ है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर समझो ये बहुत ज़्यादा 4 घंटे में 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम होना चाहिए था, लेकिन ये समझो एकदम से 5 से हो गया, तो आप फ्लूइड भी कम कर दीजिए और सोडियम कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ा दीजिए, है ना। सोडियम कॉन्सेंट्रेशन में आप या तो हाफ डीएनएस को पूरा डीएनएस में शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आधा हाफ डीएनएस और आधा डीएनएस ऐसा करके भी दे सकते हैं। अगर समझो कि ये सोडियम कॉन्सेंट्रेशन जैसे कम ही नहीं हुआ है ना, अगर समझो कि ये फॉल ही नहीं हो रहा है या फिर स्लो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन जो है कम हो रहा है, जैसे हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 2 है लेकिन वो 0.5 से कम हुआ है या फिर हुआ ही नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आपको फ्लूइड रेट बढ़ाना है ना। तो अगर आप 1.2 से चल रहे थे तो 1.5 तक के बढ़ा सकते हैं, या फिर जो सोडियम कॉन्सेंट्रेशन है फ्लूइड का उसको कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सोडियम को कॉन्सेंट्रेशन देख के आपको फ्लूइड को एडजस्ट करना है। तो जैसा मैंने समझाया था कि ये क्रिटिकल प्रोसेस होता है, इसको आईसीयू में ही मैनेज होना चाहिए, एक्सपर्ट ने ही मैनेज करना चाहिए। तो ये ऐसा क्यों है, क्यों इसका फिक्स ये प्रोटोकॉल क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे हमने समझा कि आप तो दे रहे हैं सोडियम, लेकिन बॉडी जो सोडियम के साथ में कर रही है ना, और अंडरलाइन डिसीज प्रोसेस के कारण जो सोडियम अफेक्ट हो रहा है वो वेरिएबल है, वो किसी में फिक्स नहीं है। बर्न का पेशेंट अलग बिहेव करेगा, आपका अल्डोस्टेरोन बढ़ने के कारण जो सोडियम बढ़ा है उसका पेशेंट अलग बिहेव करेगा। तो जो भी पेशेंट की पैथोफिजियोलॉजी है वो पेशेंट को ऑनगोइंगली अफेक्ट करती रहती है, इसलिए इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। तो आपको इस टाइप से आप शुरू कर सकते हैं और पेशेंट का हर 4 घंटे का सोडियम देख के आप उसको उस हिसाब से टाइट्रेट कर सकते हैं।